नमस्कार। कभी सोचा है कि ये कौन तय करता है कि सड़क कहाँ बनेगी या फिर खाने पीने की चीजों के दाम क्या होंगे? असल में ये एक कहानी है, एक बहुत बड़े बदलाव की, सिर्फ हुक्म मानने वाली एक प्रजा से अपने फैसले खुद लेने वाले नागरिक बनने के सफर की। ये सरकार और हम लोगों की ताकत की कहानी है। देखिए, हर समाज के सामने ना ढेरों चुनौतियां होती हैं। कहीं बाढ़ को काबू करना है, तो कहीं प्याज की बढ़ती कीमतों को रोकना है, या फिर मजदूरों के हक की हिफाजत करनी है। अब इन सभी मुश्किलों को सुलझाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत तो पड़ती ही है, और बस इसी सिस्टम को हम सरकार कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं, एक राष्ट्र का काम मतलब आखिर हमें सरकार की जरूरत है ही क्यों? अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूं तो सरकार का काम है फैसले लेना और उन्हें लागू करवाना। जरा सोचिए, सड़कें और स्कूल कहां बनेंगे, सामाजिक मसलों पर क्या कदम उठाए जाएंगे और लोगों के लिए जो जरूरी सेवाएं हैं वो कैसे चलेंगी। ये सब कुछ सरकार की ही तो जिम्मेदारी है। और ये काम कोई छोटा मोटा नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें देश की सरहदों की हिफाजत करने से लेकर ये पक्का करना कि हर नागरिक को खाना और सेहत की सुविधा मिले, कुदरती आफत के वक्त मदद पहुंचाना और इंसाफ का पूरा निजाम चलाना, ये सब कुछ शामिल है। अब जाहिर है, इतने बड़े देश को ठीक से चलाने के लिए सरकार अलग-अलग लेवल पर काम करती है। एक है राष्ट्रीय स्तर, जो पूरे देश के मसलों को देखता है। फिर आता है राज्य स्तर, जो हरियाणा या असम जैसे पूरे राज्य की जिम्मेदारी लेता है। और तीसरा होता है स्थानीय स्तर, जो किसी गांव या शहर के मामलों को संभालता है। लेकिन अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल, शक्ति का स्रोत। आखिर ये शासन करने का अधिकार आता कहां से है? आखिर सरकार को ये बड़े बड़े फैसले लेने और कानून लागू करने की ताकत देता कौन है? इसी एक सवाल ने पता है पूरी दुनिया के इतिहास को बदला है और शासन के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके पैदा किए। वो दो रास्ते हैं, राजतंत्र और लोकतंत्र। और ये सिर्फ दो नाम नहीं हैं, ये एक बहुत ही बुनियादी चुनाव है कि असली ताकत किसके हाथ में होगी, किसी एक इंसान के या फिर आम जनता के। देखिए, राजतंत्र में क्या होता है, सारी शक्ति राजा या रानी के हाथ में होती है। उन्हें अपने किसी भी काम के लिए जनता को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं होती। दूसरी तरफ है लोकतंत्र, जहां असली शक्ति जनता के हाथ में होती है, जो वो चुनावों के जरिए सरकार को देती है। और यहां सरकार को अपने हरेक काम का हिसाब जनता को देना ही पड़ता है। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ एक ऐसा शासक है जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, और दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार है जो अपने नागरिकों के प्रति, हम सबके प्रति जवाबदेह है। यही सबसे बड़ा और बुनियादी अंतर है। लेकिन रुकिए, लोकतंत्र की कहानी इतनी सीधी भी नहीं है, इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। चलिए अपने अगले हिस्से में चलते हैं, वोट के लिए संघर्ष। क्या लोकतंत्र हमेशा से सबके लिए था? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर जो शुरुआती दौर के लोकतंत्र थे ना, वो असल में सबके लिए थे ही नहीं। वोट देने का हक सिर्फ उन आदमियों को था जिनके पास अपनी जमीन जायदाद थी और जो पढ़े लिखे थे। इसका सीधा मतलब ये था कि औरतों, गरीबों और अनपढ़ लोगों को सरकार चुनने में कोई अधिकार ही नहीं दिया गया था। और इसी नाइंसाफी के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1931 में लिखा था, मैं ये ख्याल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास दौलत है उसे तो वोट मिले, लेकिन एक ऐसा आदमी जिसके पास अच्छा चरित्र है पर दौलत या तालीम नहीं, उसे वोट का कोई हक ना हो। इस लंबी और मुश्किल लड़ाई का नतीजा निकला सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत। इसका मतलब बहुत सीधा है कि देश के हर वयस्क नागरिक को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या नहीं, वोट देने का अधिकार है। आज इसके बिना कोई भी सरकार खुद को लोकतांत्रिक कह ही नहीं सकती। और बस यहीं से हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, प्रजा से नागरिक तक। ये ताकत हासिल करने का एक शानदार सफर है। अगर हम सरकार की इस पूरी कहानी को देखें तो ये एक ऐसे सिस्टम से आगे बढ़ने की है जहां लोगों पर सिर्फ हुक्म चलाया जाता था, और एक ऐसे सिस्टम तक पहुंचने की जहां लोग खुद नियम बनाने में हिस्सा लेकर अपने ऊपर शासन करते हैं। और जानते हैं, इस पूरे ऐतिहासिक सफर का, इस पूरी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक क्या है? वो है वोट। यही वोट उस ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। यही वो औजार है जिसके जरिए एक नागरिक अपनी आवाज उठाता है और अपनी सरकार चुनता है। प्रजा से नागरिक बनने का ये सफर बहुत लंबा और मुश्किलों से भरा था, पर असली सवाल तो ये है कि हमें जो ये ताकत मिली है, हम अब उसका क्या करेंगे?